हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है, ठीक है। और मैं लाइव नहीं हूं इस वक्त, लेकिन आपका यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। आपकी जैसे प्रिपरेशन चल रही है उसी तरह आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। और आज हम यहाँ पे कुछ नॉर्मल कुछ अच्छे सवाल मैथ्स के यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपके आगे वाले जो सीजीएल मेंस का है, टीयर 2 का एग्जाम आपका 8 अगस्त का, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने 30 डेज अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, और ये क्रैश कोर्स बहुत शानदार क्रैश कोर्स आपका रहने वाला है, जो यूट्यूब पे फ्री चलता है हर दिन शाम के 5 बजे, हर दिन वाईटी पे, इसी चैनल पे ये आपकी फ्री सेशंस हो रही हैं। तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो, ताकि सभी तक बात पहुंचे कि उनका क्लासेस चल रहा है यहाँ पे मेंस का, ताकि सभी बच्चे इस चीज से फायदा ले सकें, है ना। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और गाइस एक और चीज है, ऑलिव बोर्ड ने एक अपना नया फीचर लॉन्च किया है, ओबी कोच कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 1-on-1 लाइव मेंटरिंग आपको मिलेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपकी तैयारी से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट होकर के मेरे से बातें कर सकते हैं और अपना आप स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो स्लॉट इसका कैसे बुक करना है, इसकी एक लिंक है, ठीक है। और वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं इसको पिन कर दूंगा। आप यहां से ओबी कोच कनेक्ट से अपना मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइज उसी तरह जैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं, जैसे आपकी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, उसी तरह एक आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्रैश कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है ऑलिव बोर्ड ने। और ये बहुत ज्यादा बेहतरीन, बहुत शानदार क्रैश कोर्स है, जहाँ पे 45 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं, और 2 घंटे से ज्यादा सारी लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पे चलने वाली हैं, ठीक है। जो भी लाइव क्लास आपकी होंगी वो 2 घंटे की होंगी। सबा मैम, जो कि इंग्लिश की बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, वो आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाएंगी, और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैथ्स, ठीक है। तो दोनों क्लासेस आपकी 2-2 घंटे की चलने वाली हैं। और ये क्रैश कोर्स आपका चलने वाला है 4 तारीख तक, आपके एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले तक ये चलेगा। और तैयारी एकदम सिलेक्शन वाली आपकी यहाँ पे करवाऊंगा। यहाँ पे आपको 40 मॉक टेस्ट इंग्लिश के मिलेंगे टीयर 2 के, 40 मैथ्स के मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, टीयर 2 के। और इन डेप्थ कवरेज मिलेगी एडवांस और अरिथमेटिक टॉपिक का। और आप इस बैच को सौरभ कूपन कोड, जो ये कोड आपके सामने लिखा है, ये कोड का इस्तेमाल करके आप ये बैच में 50% का ऑफर ले सकते हैं। और ये ऑफर है 11 जुलाई तक। 11 जुलाई के बाद बैच कॉस्टली हो जाएगा, 749 में आप ये बैच 50% डिस्काउंट के बाद ले सकते हैं 11 जुलाई तक, ठीक है। तो आपको कोड यूज करना है सौरभ, ऑलिव बोर्ड ऐप में या ऑलिव बोर्ड वेबसाइट में। उसी तरह 11 जुलाई तक मॉनसून का बिग बैश ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप कोई भी मॉक लेते हैं, जैसे एसएससी एलिट, ऐसा मॉक टेस्ट का पैकेज होता है जहां से 400 नहीं 475 से ज्यादा यहाँ पे सारे ऑल एसएससी एग्जाम्स के आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप अगले 1 साल तक एसएससी का कैलेंडर आ गया है, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें, और सारे एसएससी एग्जाम्स के मॉक यहाँ पे मिलेंगे। उसी तरह सुपर एलिट आपका एक ऐसा पैकेज है जहाँ पे सारे लाइव कोर्सेज जितने भी अगले 1 साल तक लॉन्च होंगे, और सारे नोट्स, उनकी पीडीएफ, और 475 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। कोड सौरभ यूज करके आप यहाँ पे भी 50% का डिस्काउंट ले सकते हो 11 जुलाई तक। और साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे इन सारी क्लासेस की पीडीएफ है। तो आपको अगर ये सारे क्रैश कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप। ये कंबाइंड टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स और साइंस वाले बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और आज जो सवाल है, आज सवाल आराम से करने वाले, आसान आसान से सवाल हैं, बहुत ज्यादा मैंने कठिन सवाल आज की क्लास में नहीं लिए हैं, ठीक है। देखिए पेपर ऐसा नहीं है कि पेपर टीयर 2 का पेपर है तो सारे सवाल कठिन ही आते हैं, कुछ सवाल वहां पे अच्छे आते हैं। 70% सवाल जो आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 50% सवाल तो इसी तरह होते हैं। फिर इसके बाद 20 सवाल जो होते हैं इससे थोड़ा सा अच्छे होते हैं, और लास्ट के 15 से 20 सवाल ही आपके कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चंस में गिने जाते हैं, ठीक है। तो पेपर बैलेंस्ड होता है, काफी आसान से भी सवाल आते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मेंस का एग्जाम है तो एक एक सवाल कठिन मिलेगा। अगर एक एक सवाल कठिन मिलेगा तो बच्चा 50 सवाल भी करना मुश्किल हो जाएगा वहां पे, है ना। चलिए तो यहाँ पे आज थोड़ा आराम से नॉर्मल सिंपल सवाल करेंगे, कुछ अच्छे सवाल, कुछ आसान सवाल, कुछ बेहतरीन सवाल भी, हर तरह का मिक्स्ड पैटर्न आज की क्लास में मिलने वाला है।
पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। चलिए फटाफट सारे सवालों को करेंगे, मैं सॉल्यूशन कराता जाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर इसके बाद आप देखिएगा कि मैंने किस तरह सॉल्व किया और अपना आंसर आप यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A is 90 degree, AD is perpendicular to BC at D. If AB is 12 centimeter, AC is 16 centimeter, then what is the length of BD? What is the length of BD? तो बोला है एक ट्रायंगल है आप सभी के पास यहाँ पे कौन सा, ABC, जहां पे एंगल A पे 90 डिग्री बन रहा, तो ये एंगल आपका बन गया 90 डिग्री। ठीक है, और ABC ट्रायंगल है। फिर बोला AD जो है वो आपका BC पे परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ए बी की लेंथ दिया है 12, ए सी की लेंथ दिया है 16। आपसे बोला है बी डी की लेंथ कितनी होगी, आपसे ये बी डी वाली लेंथ सवाल में पूछा है। क्लियर है, कर लेंगे सवाल को, आसान सा है। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये 16 है, ये 12 है, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से। और आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एसी का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एसी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एसी का स्क्वायर होगा सी डी, यानी ये वाली लेंथ सी डी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ इनटू पूरी लेंथ बीसी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हुआ करता है। अच्छा बस यहाँ पे AC हमारा कितना है भैया, AC हमारा 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। CD हमें निकालना है, तो CD हमें निकालना है, BC की लंबाई हमारी 20 आ गई, यानी कि यहाँ से CD जो आएगा ये आएगा 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर CD आपका 12.8 है तो ये बचा हुआ जो पार्ट है, बचा हुआ पार्ट आपका 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस CD, यानी कि 20 माइनस 12.8 कितना आएगा, 7.2 सेंटीमीटर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 2x माइनस 3 बाई एक्स बराबर 2, वॉट इज द वैल्यू ऑफ 16x की पावर 4 प्लस 81x की पावर 4। ये आपसे बोला है, अलजेब्रा का सिंपल सा पैटर्न वाला सवाल है। ठीक है, 2x अपॉन 3x ये बराबर दिया है 2 के, किसके बराबर दिया है, 2 के। क्लियर है अच्छा, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना होगा ये आपका होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, और आपको कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का। ये कितना आएगा, 4 प्लस कितना आएगा 12, यानी कि 16। कितना आ गया तुम्हारा, ये 16 के बराबर। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2 होता है, वही कंसेप्ट लगा है। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है, 16x की पावर 4 पे जाना है। कहाँ पे जाना है, 16x की पावर 4 पे जाना है। और इसको भी अब फिर से एक बार वही कंसेप्ट लगा दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर से वही कंसेप्ट लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आप निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और माइनस में 2 होगा, लेकिन आपके यहाँ पे कोफिशिएंट 4 और 9 है, तो आपको 4 और 9 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आएगा 256। 9 चौको 36 दुना 72। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए, 184। कितना आएगा आंसर, 184। 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। क्लियर है, चलिए तो ये भी आसान सा सवाल था सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में बढ़ते हैं, सभी लोग अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिएगा, ये भी बढ़िया सवाल है। बोला है एवरेज ऑफ 22 नंबर्स इज 37.5। क्या बोला है, 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स इज 40.6 एंड दैट ऑफ द लास्ट 12 नंबर्स इज 35.4। if 11th and 12th number are excluded then what is the remaining average, then what is the remaining average। देखो बहुत आसान सा सवाल है, 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। क्या बोला है कि 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, 37.5 है। बोला है कि आपका जो यहाँ पे शुरू के 12 नंबर्स हैं उनका एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में 40.6।
और लास्ट के जो आपके 12 नंबर्स हैं उनका एवरेज दिया है 35.4 का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर आप देखें तो एवरेज में डेविएशन कितने का है, यहाँ पे +3.1 का डेविएशन है और यहाँ पे आपका -2.1 का डेविएशन है, सीधे दिख रहा है। ओवरऑल डेविएशन कितने का है, +1 का ओवरऑल डेविएशन है। लेकिन ये डेविएशन है एवरेज में और संख्याएं कितनी है, 12, यानी कि ओवरऑल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। ओवरऑल वैल्यू में यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, +12 का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बताओ 22 नंबर्स थे, 22 नंबर्स थे, फर्स्ट 12 और लास्ट 12 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया था, जिसमें हमने निकाल लिया 12 आपका क्या आ गया, इनके बीच का डेविएशन आ गया। तो बस यहाँ पे 12 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे प्लस में आ रहा ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा। ये एक्स्ट्रा डेविएशन क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स रिपीट है, तो ये एक्स्ट्रा डेविएशन यहाँ से माइनस कर दो और आपको वो दो नंबर एक्सक्लूड करना है। तो नया एवरेज क्या होगा, ये जो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे 12 माइनस हो रहा है और टोटल जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो, तो वो आपका आ जाएगा नया वाला यहाँ पे क्या, जो आपका आ जाएगा नया एवरेज कितना आएगा, 36.9 के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस सवाल में क्या किया, कुछ नहीं किया, डेविएशन निकाला। ये डेविएशन जो एक्स्ट्रा आ रहा था इसको हमने माइनस कर दिया और हमने दो नंबर एक्सक्लूड करे, तो ये जो -12 किया ये तो नंबर किया ना, ये 20 लोगों में बराबर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एवरेज, 36.9 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल में बढ़ते हैं, सभी लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। बोला है एक 6 डिजिट नंबर है 5x423y और ये डिविजिबल है 88 से। आपसे 5x - 8y की वैल्यू पूछा है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, 8 और 10 डिजिट का नंबर देता है। अभी तो छोटा नंबर मैंने लिया है 6 डिजिट का। आजकल पेपर में 8 और 9 और 10 डिजिट्स के नंबर आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बोला है ये एक 6 डिजिट का नंबर है जो डिविजिबल है 88 से, तो आपको बतानी है 5x - 8y की वैल्यू। देखो 88 से अगर डिविजिबल है तो यानी कि ये आपका 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। और अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है यानी लास्ट की तीन संख्याएं भी आपकी 8 से डिविजिबल होंगी, यानी ये होगा 23y। ठीक है, और ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 2 जा कितना होता है 16 और यहाँ पे कितना आया 7 और यहाँ पे आ गया y, यानी y की वैल्यू 2 होगी, तभी 8 9 जा 72 से ये क्या होगा 0 0 होगा। यानी हमें इतना तो पता चल गया कि y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। और अगर y की वैल्यू 2 है तो अब यहाँ पे रख दो y की वैल्यू 2, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख दो। ठीक है, अच्छा, तो अब y की वैल्यू 2 रख दिया हमने। एक और चीज यहाँ पे देखो, अब 11 है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको पता है दो दो का पेयर बनाना होता है। जो भी नंबर है, नंबर में दो दो का पेयर बनाना होता है, उनके बीच का आपका क्या निकालना होता है, उनके बीच में डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना होता है और उस डिफरेंस को दो दो का पेयर बना के उनके बीच का डिफरेंस निकाल के आपको एक डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, हमेशा या तो लेफ्ट से राइट जाइए, राइट से लेफ्ट जाइए, दो दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालिए, उनको ऐड करिए और अगर वो 11 से डिविजिबल है तो आपकी पूरा नंबर यहाँ पे 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आएगा 8 - x/11। यहाँ पे ये कब डिविजिबल होगा, जब x की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि 0 जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये 8 - x तभी डिविजिबल होगा 11 से जब x की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमें मिल गया वैल्यू, तो x की वैल्यू 8 यानी 8 5 जा 40 और y की वैल्यू 2 यानी 8 2 जा 16। आंसर कितना आएगा 24 के बराबर। आंसर कितना आएगा 24 के बराबर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े सभी लोग। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल में चलते हैं। बोला है अ सम ऑफ ₹7500 अमाउंट्स टू ₹9075 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली इन अ सर्टेन टाइम। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट इज। 7500 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 9075 रुपए हो जाती है। ब्याज एक निश्चित समय में वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान राशि पर समान समय और समान दर पर साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, ये आपका सवाल है आज का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोला है 75, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 7500 आपका 10% के रेट से कितना अमाउंट हो जा रहा है 9075। कितना अमाउंट हो जा रहा है ये 9075 और इंटरेस्ट आपका ईयरली लग रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए बहुत ही बढ़िया। और रेट आपका कितना दिया हुआ है 10%। अब अगर देखें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट सीधे दिख रहा है, हमें कितना मिल रहा है 1575 का मिल रहा है, 1575 का मिल रहा है। अगर हम देखें 7500 है, 7500 का अगर हम 20% देखें तो कितना होता है 1500
और 1% वैल्यू कितनी होती है 75। यानी अगर हम इसको ऐड करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि 21% की वैल्यू 1575 है। यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट 21% के बराबर है। और आपको पता है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट आपका 10% हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 20%। यानी यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर्स का। यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 20% का हो जाएगा। 20% यानी 1500 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे हो जाएगा 2 सालों के लिए। उसी अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 1500 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। In the figure given below, angle B is equals to 37 degree. Then what is the measure of angle A? Then what is the measure of angle A? नीचे दी गई आकृति में यदि एंगल B 37 डिग्री है तो एंगल A का माप कितना होगा। एंगल A का माप आपका कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दिख रहा है 77 डिग्री 75, ये आपके ऑप्शन है। एक आपके सामने फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल बी तुम्हारा दिया है क्वेश्चन में 37 डिग्रीज। कितना दिया है 37 डिग्री। और यहाँ पे एंगल ए का मेजरमेंट पूछा है, फिगर दिया है। ओ क्या है, सेंटर है आपका। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर ये आपका सेंटर पे यहां से मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए और बी अगर सेंटर पे 132 एंगल बना रहे तो यहाँ पे सी पे कितना एंगल बनाएंगे 66 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 66 डिग्री का एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और अगर यहाँ पे 66 डिग्री बन रहा है, ये 37 डिग्री है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा तुम्हारा। एंगल ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे निकाल लो 66 डिग्री प्लस 37 डिग्री। और यहाँ पे एंगल ए तुम्हें निकालना है, ये इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं इसको पॉइंट डी दूं तो बी सी डी ट्रायंगल का सम तुम्हारा होना चाहिए कितना, आपका आपका 180 डिग्री। तो ये आपका दोनों का कितना होगा, 7 6 13 6 3 9 1 10 103 डिग्री। यानी ए का मान आ गया 77 डिग्री। देखो कितना आसान सा सवाल था, कितना आसान सा सवाल था एकदम, है ना, आसान सा फर्जी सवाल था। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो टाइम एंड वर्क वाला। A and B can do a work in 23 right 1/5 days working alternatively with B working first। ठीक है, B can complete work alone in 54 days। In how many days alone, in how many days alone A does 5 times of the work। सवाल समझ में आया। बोला ए और बी एक कार्य को 23 सही 1/5 दिनों में वैकल्पिक रूप से कार्य करते हुए कर सकते हैं, जिसमें बी पहले कार्य करता है। बी अकेले काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले कार्य का 5 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। ए अकेले कार्य का 5 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। बोला है ए प्लस बी किसी काम को 23 सही 1/5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 23 सही 1/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ये वर्क कैसे कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली। और आपका बी ने काम स्टार्ट किया। अब ये बताओ, ये पूरा पूरा 24 दिन नहीं है, और अगर बी ने काम स्टार्ट किया यानी बी ने 12 डेज काम किए होंगे पूरे पूरे, और ए ने आपके 11 राइट 1/5 डेज काम किए होंगे। इतने डेज ए ने काम किए होंगे, बी ने 12 डेज काम किए होंगे। क्योंकि बी काम शुरू कर रहा है तो 12 डेज बी के पहले कंप्लीट होंगे, ए के 12 डेज बाद में कंप्लीट होंगे। और यहाँ पे काम 23 राइट 1/5 डेज में खत्म हो रहा है। यानी कि ये कितना हो गया, ये 56/5 डेज हो गया। कितना हो गया 56/5 डेज। यानी ए 56/5 डेज काम किया। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 54 डेज में कर सकता है। तो बी ने 12 डेज काम किया, बी ने 12 डेज काम किया, और बी कितना 54 डेज में पूरा काम कर सकता है। यानी 12 डेज में बी ने कितना काम किया, केवल 2/9 वर्क किया। बी ने 12 डेज में 2/9 वर्क किया। भाई 54 डेज में पूरा कर सकता है, 12 डेज किया, यानी 12/54 यानी 2/9 काम किया। यानी कि जो आपका ए है उसने 56/5 डेज में कितना काम किया होगा, बचा हुआ 7/9 काम किया होगा। यानी अगर 7/9 वर्क ए ने 56/5 डेज में किया, यानी 1 यूनिट वर्क कितना करेगा, 1 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 56/5 इंटू 9/7। और
अगर 1 यूनिट इतने दिन में करेगा तो आपका उसी काम का 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 कट जाएगा, 7 8 जा 56, 9 8 जा 72 डेज। कितना लेगा ए काम करने में, 72 डेज लेगा आपका 5 टाइम्स वर्क करने में। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया सवाल था, कितने आसानी से हमने इस सवाल को एकदम यहाँ पे खत्म कर दिया। क्लियर है, सभी को आया समझ में? बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। The sum and difference between the LCM and SCF of two numbers are 512 and 496 respectively. If one number is 72, then the other number is दो संख्याओं के LCM और SCF का योग और अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ये सवाल मैंने पहले भी करा चुका हूं। LCM और SCF का आपका सम यहाँ पे 512 दिया था। ये सवाल रिपीट हो गया, वैसे ये सवाल रिपीट हो गया, ये मैंने आपका शुरू वाले दिन भी कराया था। और ये आपका 496 है। तो यहाँ से आपको जल्दी से बता देता हूँ, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 504 आई थी, है ना, फर्स्ट डे में। सॉरी, ये सवाल मैंने फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी मेरे को दिमाग में आया कि ये सवाल तो वापस हो चुका है। ठीक है, तो SCF आ गया 8, यानी SCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। 8 9 जा 72, 9 पन्नम 45, 9 छक्का 54। बी का मान कितना आएगा, 56, यानी कि वो संख्या क्या रही होगी, 56 रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to DC। क्या है बोला है सवाल में, ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये देखो ये बन गया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे A, ये हो गया B, या ये हो गया आपका पॉइंट C, और ये D। ठीक है, और ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB जो है वो पैरेलल दिया हुआ है डीसी के। ए बी जो है आपका पैरेलल दिया हुआ है डीसी के, और ई और एफ आपके मिड पॉइंट है डायगोनल एसी और बीडी के। ई और एफ क्या है, आपके मिड पॉइंट है डायगोनल एसी और बीडी के। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है इतनी बात। एसी ये पॉइंट हो गया, और आपका बीडी ये वाला पॉइंट हो गया, बीडी आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ई और एफ क्या है, ये मिड पॉइंट है, ये आपका ई और एफ आपका क्या है, ये आपके मिड पॉइंट है ये दोनों। ठीक है, इसके तो यहाँ पे डायगोनल एसी और बीडी के, और ए बी अगर आपका 18 सेंटीमीटर दिया है, सी डी आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ई एफ की लेंथ आपसे पूछा है। ठीक है, ऐसा बोला है यहाँ पे, और ये आपका ट्रेपेजियम ही हो जाएगा भाई। अगर ए बी आपका पैरेलल दिया है डीसी के, तो ट्रेपेजियम इसी तरह का तो बनेगा ना, क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल हो। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एफ का जो वैल्यू होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ऐसे भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, जो पैरेलल साइड है उनके डिफरेंस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, उनके पैरेलल साइड के डिफरेंस का हाफ हो जाएगा 18 माइनस 6/2, यानी कि आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये आपका, ये भी 6 सेंटीमीटर का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ सभी को। आंसर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर ही आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, A sum of rupees 7200 amounts to 9800 in 10 years at certain rate percentage per annum, interest compounded annually. What will be the amount on a sum of rupees 5460 in 5 years at the same rate of interest? एक निश्चित दर प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 7200 रुपए की राशि आपकी 10 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 9800 रुपए हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 5 वर्ष में समान ब्याज दर पर 5460 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिएगा ये सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल यहाँ पे देखिएगा। 7200 का वैल्यू 10 इयर्स में कितना हो जा रहा है, 9800 हो जा रहा है। आप इन दोनों को अगर काटो तो यहाँ पे रेशियो आ रहा है 36 से 49 का, 10 इयर्स का। तो आपको पता है, अगर मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोलता कि 6 से, आपको अगर मैं बोलता कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई चीज 6 से 7 हो रही है, तो आप तुरंत से क्या बोलते कि अगर मैं 2 साल की बात करूं, 2 साल के गैप की बात करूं, तो आप कहते कि आपका जो वैल्यू है वो 36 से 49 का हो जाएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट का वैल्यू।
तो वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं ये 10 ईयर को हाफ करूँ, भाई कुल मिला के वही तो कर रहे हैं, अगर 10 ईयर को हाफ करूँ तो प्रिंसिपल से आपका जो अमाउंट का रेशियो होगा वो 6 से 7 का होगा, ठीक है, क्योंकि हमें 5 साल में निकालना है और 6 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 5460, यानी 910 टाइम्स, 910 टाइम्स, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, वो भी 910 टाइम्स आपका हो जाएगा, कितना होगा 6370 रुपीज, 6370 रुपीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छा सवाल था वो, अच्छा सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम, if her income increases by 20% and she still saves the same amount as before, then what is the percentage increase in her expenditure, correct to one decimal place। बोला है कि यदि सोनू अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और अब भी पहले की तरह ही बचत करती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की उसके व्यय में वृद्धि आपकी होगी, ठीक है, ये आपको सवाल में बताना है, 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा गाइस। चलो ठीक है, तो ये वाला देखो सिंपल सा सवाल है, बोला है अगर इनकम मैं मान लू सोनू की, अगर मैं इनकम 100 मानू गाइस, तो सोनू सेव कितना कर रही है, 15% अपनी इनकम का सेव कर रही है, यानी कि जो सोनू है वो खर्च कितना कर रही होगी, 85 कर रही होगी, और उसका सेविंग कितना है 100 का 15% कितना हो जाएगा, सेविंग आपका 15 यहाँ पे हो जाएगा, सेविंग उसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है। अच्छा, बोला अगर उनकी इनकम को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, 20% अगर इनकम को इंक्रीज करूं तो इनकम कितनी हो गई 20, लेकिन उसकी जो सेविंग है वो अभी भी उतनी ही है, उसकी सेविंग क्या है अभी भी उतनी ही है, यानी जो भी इनकम में इंक्रीज हुआ वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हो गया, वो पूरा का पूरा तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो गया, भाई जो भी उसकी इनकम थी 20% इंक्रीज हुई, 100 का 20 हुई, लेकिन वो पूरा पूरा तुम्हारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले जितना वो सेव कर रही थी अभी भी उतना सेव कर रही है, तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ आपका एक्सपेंडिचर में, ये आपको बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 चौको 20 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 17, यानी 400/17% आपका आंसर आएगा, कितना होता है 17 दूनी 34, 6 बचा, और 17 तिया 51, और 9 बचा, 17 पना 85, 23.5%, कितना होगा 23.5, 23.5% इंक्रीज आपका हो जाएगा उसके एक्सपेंडिचर में, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, क्लियर है, आसान सा सवाल था। चलो अगला सवाल है, what is the product of fractional form of 0.636363 and reciprocal of fractional form of 0.212121 डैश 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 डैश, ऐसा दिया है, ठीक है, तो आपको ये बताना है इनका जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसका जो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है और जो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म है उसका रेसिप्रोकल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा। देखो ये अगर देखें तो ये 0.6363 लिखता ही जा रहा है, यानी ये 0.63 का बार है, यानी ये कितना होगा 63/99। इसी तरह से अगर देखें तो ये 0.21212121 रिपीट है, यानी ये 0.21 का बार है, यानी कितना हो जाएगा 21/99 हो जाएगा, क्लियर है, 21/99 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 63/99 है, 21/99 है, तो 63/99 और इस वाले वैल्यू का रेसिप्रोकल यानी 99/21 इसका वैल्यू पूछा है, तो ये तो आपका कट गया और ये आपका आ जाएगा 3, 21 से 63 कट गया 3 बार, ठीक है, 21 से 63 कितने बार कट गया, आपका 3 बार कट गया, तो आसान सा सवाल का आंसर आसानी से अपना आ गया, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पे
ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इस तरह के जब भी सवाल आ जाए ना बहुत आसान से, और इस तरह के सवाल आते हैं, जैसे मैंने कहा कि हर तरह के सवाल आते हैं, इसीलिए आज मैंने थोड़े से आसान से भी सवाल लिए क्लास में, ताकि आपको थोड़ा सा आसान से सवालों को करने की भी ये रहे कि भाई पेपर में ऐसे भी सवाल आते हैं। देखो अब यहाँ पे जैसे सवाल में दिया है A/B, कितना दिया है, 3 से 4 दिया है, और आपका यहाँ से B/C कितना दिया है मेरे भाई, 8 से 10 का दिया है। आपसे C/D कितना दिया हुआ है, C/D आपका 15 से 17 दिया हुआ है, और आपसे A, B, C और D का रेशियो आपसे सवाल में पूछा है, इतना पूछा है। देखो जब भी ऐसा कोई सवाल हो तो यहाँ पे अगर A, B, C, D का रेशियो पूछे तो आप कुछ नहीं करा करो भाई, ऑप्शन में किस चीज का रेशियो दिया है, A, B, C और D का रेशियो दिया है, यानी यहाँ पे जो A से B का रेशियो होगा, जो यहाँ पे B से C का रेशियो होगा, जो यहाँ पे C से D का रेशियो होगा, वही तो आपका ऑप्शन में भी होगा, वही तो ऑप्शन में भी होना चाहिए। यानी अगर A से B 3 से 4 है तो ऑप्शन में भी हर जगह A से B का रेशियो 3 से 4 का होना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। आंसर एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 9:12, 9:12 क्या बनाता है, 3 से 4 का रेशियो बनाता है। क्योंकि जो यहाँ पे रेशियो A से B है ना, जो यहाँ पे रेशियो B से C है, वो भी यहाँ पे B से C मिलना चाहिए। जो यहाँ पे रेशियो C से D है, वही ऑप्शन में भी C और D के बीच का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे सवालों को कर सकते हो बिना कोई यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करे, है ना। कन्वेंशनल मेथड आपको अप्लाई यहाँ पे नहीं करना, फालतू में परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये वाला सवाल देखो। बोला अ ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग passes a railway platform 400 मीटर लॉन्ग इन 1 मिनट विद यूनिफॉर्म स्पीड। 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 1 मिनट में पार करती है। What is the time taken by the train to pass a man riding a motorbike traveling opposite to the direction of train at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपको बताना है। ठीक है, बोला है 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को एक समान गति से 1 मिनट में पार करती है। यानी ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, ट्रेन आपकी जो है, ट्रेन की जो स्पीड होगी मेरे भाई कितनी होगी, ये बताओ। 500 मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रेवल करेगी और अपनी लेंथ के बराबर भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी 500 प्लस 400 ये आपकी डिस्टेंस होगी ट्रेवल। ये पूरी डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी कवर। अच्छा, ये डिस्टेंस तो कवर करेगी, लेकिन अब ये बताओ कितना टाइम में ये कर दे रही है, ये 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स में ट्रेन ये काम कर दे रही है। यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड यहाँ पे कितनी है, 5, 4, 9 है, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 500/15 आएगा, यानी कि आपका 15 मीटर, नहीं नहीं, 5×15, यहाँ पे 1 सेकंड ध्यान दीजिएगा, इन सेकंड, इन 1 मिनट ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 5, 4, 900 ना, यहाँ पे कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 900/60, ये कितना आएगा, 6×6=6×5=30। ठीक है, आ गया 15 मीटर पर सेकंड आपका ट्रेन की स्पीड आ गई। अब ये बताओ ट्रेन की स्पीड, अब मोटर बाइक वाला कितनी तेज चल रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर, और किस डायरेक्शन में चल रहा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के, तो मोटर बाइक की स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। तो कितने टाइम में ट्रेन जो है वो पास करेगी मोटर बाइक राइडर को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा। तो ट्रेन को मोटर बाइक वाले को पार करने के लिए अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, उनकी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि आएगा 25 सेकेंड, यानी कि 25 सेकेंड में वो पार कर लेगा, 25 सेकेंड में वो उसको पार कर लेगा। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला सवाल। एट वॉट रेट पर एनम, ये आपका आखिरी सवाल है। एट वॉट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹15,625 अमाउंट्स टू ₹21,952 इन 3 years इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये वाला सवाल भी देखो बड़ा आसान सा सवाल है, देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन करने में बहुत आसान है। बोला कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रतिवर्ष किस दर पर 15,625 रुपए की राशि 3 वर्षों में 21,952 रुपए हो जाएगी। देखो 15,625 रुपए की राशि आपकी 3 वर्षों में
कितनी हो रही है? 21,952। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलकुलेशन के लिए 1 से 30 तक के आपको क्यूब्स याद ही होने चाहिए और 1 से 50 तक का आपको स्क्वायर से याद ही होने चाहिए। ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। आप स्क्वायर से याद कर लो 1 से 50 तक और 1 से 30 तक के क्यूब्स याद कर लो। तो 15,625 एंड 21,952 ये आपकी वैल्यूज दी हुई हैं। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट। ये बताओ 3 साल का गैप है, यानी आप अगर देखो तो ये 25 का क्यूब होता है 15,625 और ये क्या होता है 28 का क्यूब होता है 21,952 और यहाँ पे गैप है 3 साल का। यानी अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 साल पे आऊं तो 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में रेशियो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल से अमाउंट का 25 से 28 का। यानी 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पे 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट है 3 का और ये 3 का इंटरेस्ट 25 में मिल रहा है। यानी कि जो तुम्हारा रेट आएगा वो कितना आ जाएगा 12% का। यानी बहुत आसान सा सवाल अगर आपको क्यूब्स याद है तो। बहुत आसान सा सवाल अगर आपको क्यूब्स याद है कि रेट हमारा जो होगा वो 12% का हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है सभी को? मजा आया? चलो बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? तो ऐसे ही हमने जितने भी सारे सवाल किए, सारे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। इसी तरह के सवाल पेपर में आते हैं और इसीलिए ऑलिव बोर्ड लेकर के आया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का धमाकेदार क्रैश कोर्स। इसमें टॉप लेवल के सवाल, टॉप लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। ये क्रैश कोर्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका अपना सौरभ सर। ठीक है? यहाँ पे क्वांट एक्सपर्ट आपका मैं रहने वाला हूं। 2 घंटे की क्लास चलेगी और जो आपका एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में मैं बहुत हाई लेवल ज्योमेट्री क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूं जो कि आज की डेट में आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है? हाई लेवल ज्योमेट्री अगर आप 2020 का 2019 का मेंस का पेपर टीयर 2 का उठा के देखेंगे तो हाई लेवल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा और आपकी ये 45 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं यानी कि 90 प्लस आवर्स की आपकी लर्निंग है यहाँ पे इंग्लिश और मैथ की। सबा मैम आपकी इंग्लिश फैकल्टी रहेंगी, बहुत शानदार पढ़ाती हैं सबा मैम। इंग्लिश फैकल्टी आपकी 2 घंटे की क्लास मैम की भी रहने वाली है और ये बैच आप यहाँ पे सौरभ कोड का यूज करके, जो ये कोड है आपको ये वाला कोड यूज करना है, कोड ये वाला आपको यूज करना है और यहाँ पे आपको 50% का ऑफ मिलेगा और ये बैच बहुत ही कम प्राइस से केवल और केवल 749 में टीयर 2 का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। आप मेरे साथ प्रिपरेशन करिए, बहुत शानदार लेवल पे मैं आपको यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। इसी तरह मॉनसून का बिग बैश ऑफर चल रहा है 11 जुलाई तक 15% ऑफ। 11 जुलाई तक 15% ऑफ आपको मिलने वाला है सारे मॉक में। आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी या रेलवे के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप एसएससी एलीट भी ले सकते हैं और अगर आप रेलवे के बच्चे हैं तो एसएससी प्लस रेलवे एलीट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों के मॉक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको करीब 700 से ज्यादा मॉक मिलेंगे और यहाँ पे आपको 475 से ज्यादा यहाँ पे मॉक्स मिलने वाले हैं। आप कोड यूज करिए सौरभ और 12 मंथ की वैलिडिटी और 6 मंथ की वैलिडिटी पे 50% का ऑफ यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है? और इसी तरह सुपर एलीट भी होता है, ये बहुत शानदार होता है जहाँ पे सारे लाइव कोर्सेज नेक्स्ट 1 ईयर तक जितने भी कोर्सेज आएंगे ऑल कोर्सेज का आपको यहाँ पे लाइव मिल जाता है एक्सेस, नोट्स यानी पीडीएफ मिल जाते हैं और पूरे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो बच्चा प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है वो बच्चा सुपर एलीट बैच भी ज्वाइन कर सकता है मॉनसून ऑफर में। ठीक है? चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। गाइज, आप में से कोई भी बच्चा अगर इन सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहता है तो आपको ज्वाइन करना है बैच साइंस बाई सौरभ सर। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है? तो ये पीडीएफ मैं अपलोड कर देता हूँ। आप यहाँ पे मेरे से कोई डाउट पूछ सकते हैं बैच के बारे में। आप यहाँ पे इस ग्रुप में बैच के बारे में आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है? और जैसे कि अभी जो आपका बैच आ रहा है तो इस बैच के से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 घंटे, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, सारी चीजें रहने वाली हैं इस बैच में। ठीक है? सारी चीजें इस बैच में रहने वाली हैं। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, आप मेरे से कभी भी कोई भी क्वांट का सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको मैं अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप किसी भी वक्त अगर आपको मेरी जरूरत है, मैथ्स का कोई सा भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है
किसी भी प्रकार के सवाल के लिए मैं वहाँ पे आपके सामने पूरे टाइम हाज़िर रहूँगा। हर तरह के सवाल आपके करने की कोशिश करूँगा। 2 घंटे की हर दिन सोमवार से शनिवार तक क्लास चलने वाली है। इसके अलावा भी जितना आपको मेरी तरफ से गाइडेंस की ज़रूरत होगी इस एसएससी सीजीएल टियर 2 के क्रैश कोर्स में, वो सारी भी मिलेगी। सभा मैम बहुत शानदार फैकल्टी हैं, तो उन्हें भी आप जॉइन कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे डिफरेंस, आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपने ये क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो आप जो डिफरेंस देखने वाले हैं ना, कि आज से 1 महीने बाद जब आपका कोर्स खत्म होगा, आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो आप अपने में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है और सही सीखा है और हमारा डिसीज़न एकदम सही था कोर्स लेने का, ठीक है? तो इस बैच को ज़रूर जॉइन करिए। चलिए गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।